स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। फाइनली जो रेपो रेट है वो आप देखिए 6.5% पर चला गया है। अब रेपो रेट 6.5% जाने का मतलब है कि आपके जो भी लोन्स हैं, ईएमआई है, उसमें बढ़ोतरी होगी डेफिनेटली, लेकिन इसके साथ साथ जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है उसके ऊपर भी असर आएगा। ये आप देख सकते हो, आरबीआई रेजेस रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट टू 6.5%। इसको डिटेल से जानेंगे यहां पर किस तरीके से आरबीआई ने लगातार करते हुए, क्योंकि पिछले साल ही आप देखिए 5 बार आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी और ये 2023 का पहला जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीट है वो हुई है। यहां पर डाउट हो रहा था कि क्या ये होगा नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो रेपो रेट में हाइक किया गया है वो एक स्प्लिट डिसीजन से आया है 4:2। तो इन सब चीज के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप दोस्तों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इस साल का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं प्रीलिम्स जो कि 28 मई को होने वाला है, तो ये वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए SIP प्लस, जिसके अंदर 200 से भी ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस होगी। करंट और स्टैटिक का जो इंटीग्रेटेड स्टडी है वो आपको कराया जाएगा, बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत कम रेट पर हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। ये जो दोस्तों एडमिशन है इसके अंदर 10 फरवरी तक ही है, उसके पहले आप ले लीजिए ताकि इसके अंदर आपको एडमिशन मिल जाए। अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाला बैच प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें पूरी जो फाउंडेशन है वो आपको कराया जाएगा। अगर आप प्योर हिंदी में बैच चाहते हैं, मतलब कि जो भी बैच है, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, पॉलिसी रेट की जब हम बात करते हैं भारत के अंदर, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है आपका रेपो रेट। रेपो रेट का सिंपल अर्थ ये हुआ, जो बैंक्स हैं वो कितने ब्याज दर पर आरबीआई से पैसा ले पा रहे हैं। मतलब कि अगर आरबीआई सपोज ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंकों को, तो उतना ही ज्यादा बैंक फिर कस्टमर से चार्ज करेंगे। तो इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि रेपो रेट में जब भी बढ़ोतरी होती है तो जो इंटरेस्ट रेट होता है देश के अंदर, जैसे कि यहां पर हम बात करें लोन हो गया या फिर जो सेविंग्स रेट हो गया, हर चीज में आपको धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर क्या हुआ था कि 4 अप्रैल 2019 में जो रेपो रेट था वो 6% के आसपास था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसको गिराते गिराते 4% पे ला गया, स्पेशली कोविड के समय, क्योंकि कोविड के समय कोई लोन नहीं लेना चाह रहा था, यहां पर कोई बिजनेस नहीं करना चाह रहा था, नुकसान हो रहा था, और इसकी वजह से इसको एकदम कम कर दिया गया। आप देख सकते हो मई 2020 में इसको 4% रखा गया था और इसको लगातार 2 साल तक, मतलब कि 4 मई 2022 में जाकर, पिछले साल जाकर जो है इसको फर्दर बढ़ाया गया 4.4%, फिर 4.9, धीरे धीरे करते करते आप देख सकते हो पिछले साल 5 बार जो इंटरेस्ट रेट है, जो रेपो रेट है, उसको बढ़ाया गया है। और इस साल के शुरुआत में भी अब इसको फर्दर बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया। मतलब लगातार जो रेपो रेट है वो बढ़ता जा रहा है और इसका मेन कारण है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यहां पर क्या है कि पहले सस्ते ब्याज दर पर लोन मिल जाता था, लोग खूब सारा बोरो करने लग गए थे, स्पेंड करने लग गए थे, जिसकी वजह से लोगों के पास जो पावर है, जो सप्लाई है पैसे की, वो काफी बढ़ गई थी और इसीलिए लोग खर्चा ज्यादा कर रहे थे, डिमांड ज्यादा कर रहे थे। लेकिन इससे होता क्या है कि जब सप्लाई लिमिटेड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो दाम बढ़ने लग जाते हैं। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। अब ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन सिर्फ भारत के अंदर डोमेस्टिक वजह से हो रहा है, इस समय इंटरनेशनल अगर आप सिनेरियो देखोगे, जो जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, जो चीजें अभी वापस लौटी नहीं है, और इसी की वजह से आपको ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। फिर दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि ये जो डिसीजन है वो कौन लेता है। वो लेता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं। एक तो आरबीआई गवर्नर होते हैं और 2 आरबीआई के मेंबर्स होते हैं और 3 गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये 6 मेंबर्स मिलकर डिसाइड करते हैं। अब वोटिंग होता है, अगर मान लो सहमति नहीं बनी, मान लो 3:3 की बराबरी आई, 3 लोगों ने कहा कि रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए, 3 ने कहा नहीं बढ़ाना चाहिए, तो उस केस में आरबीआई गवर्नर के पास
फाइनल डिसीजन होता है कि यहां पर क्या करना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि 4 लोगों ने कहा कि रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए और 2 लोगों ने कहा कि नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी 4 लोगों की थी और इसीलिए रेपो रेट को यहां पर बढ़ा दिया गया है। अब इसमें एक और चीज होता है कि आरबीआई का स्टैंस क्या है, मतलब आरबीआई आगे आने वाले समय में किस तरह से चीजों को देखती है। देखो यहां पर लंबे समय से आरबीआई ने एकोमोडेशन रखा हुआ था स्टैंस। एकोमोडेशन का मतलब है कि आरबीआई ग्रोथ पर ज्यादा फोकस करेगी और यहां पर रेपो रेट को ज्यादा नहीं बढ़ाएगी, लेकिन अब यहां पर इसको विड्रॉ किया जा रहा है। मतलब इस समय आरबीआई का स्टैंस यह है कि आगे आने वाले समय में भी फर्दर आपको रेपो रेट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मतलब 6.5% से हो सकता है फर्दर आगे चलकर 6.75% कर दिया जाए। जो भी है, ये एक तरह से इंडिकेशन होता है कि अभी आरबीआई और इसको बढ़ा सकती है। लेकिन इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है वो है कि इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होगा। देखो सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है कि जिन लोगों ने गाड़ी लोन पर लिया है, घर लोन पर लिया है, पर्सनल लोन पर लिया है, तो ये सारी चीजों के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़ जाते हैं। स्पेशली अगर आपका लोन EBLR से रिलेटेड है, मतलब कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, 2 तरह के लोन होते हैं। एक तो होता है जिसको हम MCLR कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ये वाला जो लेंडिंग रेट होता है, मतलब आपका लोन पर इंटरेस्ट रेट कितना होगा, वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन ये वाला जो है ना एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स, इसमें क्या होता है कि आपका लोन पर इंटरेस्ट क्या होगा वो डिपेंड करता है रेपो रेट के ऊपर। तो रेपो रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट भी आपका बढ़ जाएगा, रेपो रेट गिरेगा तो इंटरेस्ट रेट भी गिर जाएगा। तो इस समय देश में जितने भी लोन हैं उसमें से 43% लोन आपका EBLR से रिलेटेड है। मतलब कि इन सभी के लोन के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। और जो MCLR वाले लोन्स हैं, लगभग आप देख सकते हो कि लगभग 49% के आसपास बताया जाता है, इनके भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। अब कितना बढ़ेंगे, क्या 25 बेसिस पॉइंट ही बढ़ेंगे या फिर कितना कम बढ़ेंगे, वो तो समय बताएगा, लेकिन इनके भी बढ़ने वाले हैं। फिर इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा, अगर आप लोन ले रहे हो तो इस पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो इसके साथ साथ जब आप डिपॉजिट करते हैं बैंकों के अंदर, जो सेविंग्स अकाउंट हो गया, करंट जो भी है, सेविंग्स अकाउंट पर मान लो अगर आपको 4% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, 4.5% मिल रहा था, तो इस पे भी अब इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ेगा। जो भी लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सेविंग्स डिपॉजिट करते हैं, तो उनका भी इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर नेक्स्ट यहां पर एक जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर इन्फ्लेशन क्या क्या आंकड़ा लगाया गया है, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम इन्फ्लेशन ही था। अगर आप ये देखिए 2022 के दौरान, ये आप देख रहे हो ना, जो टॉलरेंस लेवल है वो 6% का था कि 6% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए। तो चाहे आप WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स देखिए या फिर ये जो ऑरेंज रेड कलर का है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखिए, ये लगातार 6% के ऊपर बढ़ा हुआ था। ऑल्दो अब जाकर ये 6% से थोड़ा सा नीचे आया है 5.7%, लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हैं 2022-23-24 में ये जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, अगले साल वाला, उसमें आरबीआई का प्रोजेक्शन है कि ये 5.3% रहने का अनुमान है। लेकिन अभी भी ये खतरे की घंटी है क्योंकि ये अपर लिमिट में देख रहा होगा, क्योंकि मेन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को रखना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रखना है। जहां तक जीडीपी की बात है, देखो अब अगेन इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी यहां पर लोन पर दाम बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो लोग कम बोरो करते हैं। अब कम बोरो करते हैं, आप स्पेंड कम करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होता है, तो इसका डायरेक्ट असर किस पर होगा, जीडीपी के ऊपर होगा। तो मैं आपको बताऊं तो 2023-24 का पहले यहां पर अंदाजा लगाया जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था आरबीआई के द्वारा कि जीडीपी ग्रोथ रेट 7% होगा। लेकिन पिछले वाले मॉनेटरी पॉलिसी में पहले आरबीआई ने कहा कि नहीं 7% नहीं 6.8% होगा, और अब आप देखिए अब आरबीआई कह रही है कि नहीं अब ये 6.4% ही होगा। मतलब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, रेपो रेट बढ़ेगा, आपको यह भी ध्यान रखना है कि जीडीपी पर उसका नेगेटिव असर होता है, क्योंकि लोग कम बोरो करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होता है और प्रोडक्शन कम होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिंक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। फिर इसके अलावा यहां पर जो शक्तिकांत दास हैं वो जब इसके बारे में अनाउंसमेंट कर रहे थे तो कुछ और चीजें उन्होंने यहां पर बोली, जैसे कि उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि पूरे दुनिया में जो ग्लोबल कॉर्पोरेशन है उसको लाने की जरूरत है। जो वॉर चल रहा है, जितने भी अलग अलग चीजें हो रही हैं, उसको हमें कंट्रोल करना है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा हमें परेशान कर रहा है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब ये हुआ जो ओवरऑल इन्फ्लेशन होता है उसमें से फूड और फ्यूल वाला इन्फ्लेशन अगर आप निकाल दो तो उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये अगर आप देखोगे अभी भी यहां पर क्या है कि ज्यादातर आइटम्स जो हैं वो 6% के ऊपर इन्फ्लेशन वाले में है, ये अगर आप देखिए। फिर उसके बाद 4 से 6% के
बीच में, 4% से नीचे। तो हमें कहाँ रहना है? हमें 4% के आसपास ही रहना है, ये कोशिश करनी है। फिर इसके अलावा शक्तिकांत दास ने यह भी कहा, वी हैव टू रिमेन अनवेवरिंग ऑन ब्रिंगिंग डाउन सीपीआई। तो हमें कैसे भी करके जो इन्फ्लेशन है उसको नीचे लाना है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब कि जो भी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जो डेफिसिट आता है, क्योंकि हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, इसकी वजह से ये अभी हाई चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये मॉडरेट हो जाएगा, कुछ हद तक हम कह सकते हैं। फिर इसके अलावा आरबीआई ने यह भी कहा कि देखिए ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए, क्योंकि आरबीआई ने 1998 से ही अगर आप देखोगे कई प्रकार के अप्रोच को अपनाया है, मल्टीपल इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए अप्रोच अपनाया है कि कैसे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखते हुए ग्रोथ पर भी फोकस कर सकते हैं। तो यहां पर एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड इवेंट जो हो रहा है पूरे दुनिया भर में, चाहे वॉर हो चाहे जितनी भी चीजें हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी को एक टेस्ट में ला रखी है, और इसी की वजह से आरबीआई को यहां पर थोड़ी परेशानी हो रही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। देखते हैं आगे क्या होता है। जहां तक ग्लोबल सिनेरियो की बात है तो देखो यूएस की जो फेडरल रिजर्व है, जैसे भारत में आरबीआई है वैसे ही यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व है, उन्होंने भी पिछले हफ्ते 25 बेसिस पॉइंट जो है बढ़ाया। जैसे अभी 25 बेसिस पॉइंट आरबीआई ने बढ़ाया, वैसे इन्होंने भी यहां पर रेट को बढ़ाया था। यूएस के अंदर इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन अभी भी 1980 के हाईएस्ट लेवल पर देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी 0.5% बढ़ाया था पिछले हफ्ते। तो इस तरह से जितने भी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं वो लगातार इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, और इसी को देखते हुए आरबीआई ने भी बढ़ा दिया है। तो आई होप कि आपको इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी कुछ आज हुआ, वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि जब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्रांजैक्शंस करती है, ओपन ओएमसी जिसको कहा जाता है, तो उसमें आरबीआई किस चीज को रेगुलेट करती है, कौन से फैक्टर्स को रेगुलेट करती है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।